जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर 3 हमारा चैप्टर चल रहा है, हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस सर्विसेज। इसमें कल के लेक्चर में हमने जो कंसेप्ट स्टडी किया था वो क्या था? ओरिजिन, हाँ जी, एंड एडवांटेजेस ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें एक टर्म यूज हुई थी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के। तो मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन समझा दिया था कि इससे मुराद है कंपनी का इंटरनल सिस्टम। ठीक है, आज हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है। फिर इसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 डेफिनेशन एंड एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट। इंश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन, एलिमेंट्स, इस टर्म को हम समझेंगे, इंश्योरेंस एंगेजमेंट के टर्म्स। ठीक है, लेकिन लेक्चर की तरफ चलने से पहले अगर कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में जो आपने घर जाके पढ़ा, जहन में कोई भी क्वेश्चन आया हो तो पूछ सकते हैं। जी मेरे भाई, पहले आप जी पूछिए। जी 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 बिल्कुल। जो ऑडिट है वो कहता है कि ये असिस्ट करता है सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस में। ठीक है, तो ये कैसे असिस्ट करता है? आप मुझे ये बताइए, अगर आपने कोई गाड़ी खरीदनी होगी तो आप अपने साथ किसी मैकेनिक को लेके जाएंगे कि वो गाड़ी को, अगर कोई सेकंड हैंड गाड़ी बाय करना चाह रहे हैं कि वो गाड़ी को देख ले, इसके इंजन की कंडीशन क्या है, इसका अंदर जो भी इक्विपमेंट वगैरह है वो सही वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, किसी एक्सपर्ट को लेके जाएंगे और वो जो आपको इंफॉर्मेशन देगा उसकी बेस पे डिसाइड करेंगे कि आपने कितने में ये चीज़ खरीदनी है। एग्जैक्टली उसी तरह जब कोई प्रैक्टिकली कोई बिजनेस खरीदना चाह रहा होता है तो चूंकि वो बाहर का बंदा है, जो बायर है, उसे बिजनेस के अंदर के हालात का नहीं पता, उसे नहीं पता कि इस बिजनेस के अंदर कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उनकी वैल्यू क्या है। तो फिर वो बायर जो है वो ऐसे नहीं होता कि सेलर कहता है मेरे पास 10 करोड़ की एसेट है तो बायर कहता है ये लो 10 करोड़ मैं खरीदता हूं सारे एसेट, नहीं, बल्कि बायर कहता है मैं किसी एक्सपर्ट पर्सन को एंगेज करता हूं, वो आपके सारे बिजनेस को देखेगा, आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की सारी डिटेल बनाएगा, यानी बैलेंस शीट जिसे हम कहते हैं, और उसके मुताबिक मुझे बताएगा कि आपके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है। फिर वो जो वैल्यू निकलेगी उसकी बेस पे मैं डिसाइड करूंगा कि ये बिजनेस मैंने कितने में खरीदना है। हाँ जी, बिजनेस एंटिटी की बात हो रही है कि जब बिजनेस एंटिटी को सेल या परचेज किया जा रहा है, खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उस वक्त ये ऑडिट जो है वो हेल्पफुल होता है, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ज्यादा करेक्ट होती हैं अनऑडिटेड की निस्बत। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टर श्योर होना चाहता है कि मुझे करेक्ट वैल्यू मिले और मैं उसके मुताबिक पेमेंट करूं। ठीक है, मैंने शायद कल आपको एग्जांपल भी दी थी वो सलात वाली। ठीक है, कि वो ऑडिट करवा के उन्होंने जो फिगर सामने आई थी उसके मुताबिक प्राइस डिसाइड हुई फिर इसकी। और कोई क्वेश्चन? जी एक मिनट, बंदा जी। शेयर देखें, उन्होंने कहा सर बिजनेस नहीं, अगर शेयर्स की बात करें डिपेंड करता है आप कितने शेयर खरीद रहे हैं। अगर तो आप किसी कंपनी के 60, 70, 80% शेयर्स खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली आपको शेयर खरीदने से पहले उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखना चाहिए, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिटेड होना जरूरी है। ऑडिटेड होगी तो आपको श्योरिटी होगी कि ये सही फिगर्स हैं। लेकिन अगर आप थोड़े बहुत शेयर खरीदना चाहते हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ेगी तो बेच देंगे, तो उस पर्पस के लिए नॉर्मली फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज नहीं किया जाता। उस पर्पस के लिए ब्रोकर एडवाइस कर रहे होते हैं कि सर इस कंपनी के शेयर खरीद लें, इसके बेच दें। लेकिन अगर आपने बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो डेफिनेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना चाहिए। ये एडवांस लेवल पे आपको सिखाया भी जाता है, सीफएफ लेवल पे। ठीक है, और एनालिसिस करने के लिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करें उसका ऑडिटेड होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मोर एक्यूरेट फिगर्स होती हैं अनऑडिटेड की निस्बत। और कोई क्वेश्चन? जी जो स्टीवर्ड है वो एक तरह का एजेंट ही हुआ। बिल्कुल, हमारी एग्जांपल में तीनों कंसेप्ट इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं, स्टीवर्डशिप भी, एजेंसी भी और अकाउंटेबिलिटी भी। जाहिर है जिसको हम अमानत देंगे उसको इंस्ट्रक्शन भी साथ देंगे, भाई इसका क्या करना है, ठीक है, या कितने अरसे बाद हमें वापस करने हैं। तो बिल्कुल जो स्टीवर्ड होगा वो साथ ही साथ एक तरह से हमारा एजेंट भी होगा। और जी जो ऑडिटर होता है वो
शेयर होल्डर्स के पास सिर्फ रिपोर्ट सेंड कर रहा होता है मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनको करेक्ट करके खुद मैनेजर्स ही सेंड करते हैं उनको। जी, इनका क्वेश्चन है कि ऑडिटर सिर्फ रिपोर्ट सेंड कर रहा होता है शेयर होल्डर्स को, या कि रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सेंड करता है, या ऑडिटर सिर्फ रिपोर्ट भेजेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट सेंड करेगी। और अगर दोनों अलग-अलग होंगे तो फिर क्या दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट एक ही वक्त में शेयर होल्डर्स के पास पहुंचेंगे या अलग-अलग? देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है, प्रैक्टिकली मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती है, फिर ऑडिटर आता है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता है, अगर उसमें कोई गलतियां नजर आए तो मैनेजमेंट को कहता है इसको करेक्ट करें। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर दे तो ऑडिटर अनमोडिफाइड रिपोर्ट देगा, अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटमेंट को करेक्ट ना करे ऑडिटर मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा। दोनों सूरतों में अनमोडिफाइड हो या मॉडिफाइड, ऑडिटर रिपोर्ट साइन करके मैनेजमेंट को देता है। होती वो याद रखे शेयर होल्डर्स के नाम पे, लेकिन देगा मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ ऑडिट रिपोर्ट को अटैच करके छुपवाती है, छुपाने के लिए भेजती है प्रिंटिंग प्रेस में, क्योंकि वो तो मैनेजमेंट ने करना है। फिर उसके बाद जब छप के वापस आती है फिर मैनेजमेंट वो शेयर होल्डर्स को भिजवाती है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है। लॉ में भी आपने शायद पढ़ा होगा तो उसमें इसी तरह का प्रोसेस होता था। हाँ, आपके जहन में ये क्वेश्चन ना आए कि अगर ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑडिटर ने मॉडिफाइड रिपोर्ट दी और मैनेजमेंट चुपके से उसको चेंज करके उन्हें मॉडिफाइड करके भिजवा दे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिकली अवेलेबल होती है ऑडिट रिपोर्ट भी। मैनेजमेंट इस तरह के अगर कोई गड़बड़ करे ऑडिटर को फौरन पता चल जाता है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। क्लियर हो गया जी आंसर? और कोई क्वेश्चन? स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी, अच्छा स्टैट्यूटरी का मतलब होता है ऐसी चीज जो रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, ठीक है, और नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब ऐसी चीज रिक्वायर्ड बाय। एक है स्टैट्यूटरी ऑडिट, नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा होता है? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन सा होता है? जैसे पाकिस्तान में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, पब्लिक कंपनीज वगैरह, लिस्टेड कंपनीज, उनका ऑडिट रिक्वायर्ड है, ये स्टैट्यूटरी ऑडिट। लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनका ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी ये ऑडिट करवाते हैं बाजुकात। इसे क्या कहते हैं? नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। इसी तरह मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती हैं जो लॉ ने बताई होती हैं। जैसे लॉ ने कहा मैनेजमेंट के जिम्मे, लॉ ने कहा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, वो आप पढ़ा होगा, वो कैश, रिसीट, पेड, सेल्स, एसेट्स और लायबिलिटी, वो स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है। और कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं जो लॉ ने नहीं कहा, वो हो सकता है डायरेक्टर्स ने सीएफओ को कहा हो या सीईओ को कहा हो कि तुमने ये काम करने हैं, वो भी उनकी ड्यूटी तो है, लेकिन वो क्या है? नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटी। तो ऑडिट करने के दौरान में ऑडिटर चूंकि ये रिकॉर्ड वगैरह को भी चेक कर रहा होता है, ठीक है, तो उसे पता चल जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है कि नहीं। जैसे अगर ऑडिटर ने इनकम स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, उसमें सेल्स की फिगर को जब वेरीफाई करेगा तो मैनेजमेंट से कहेगा ना, सर सेल्स का टी अकाउंट तो मुझे दिखाइए, सेल्स का जर्नल तो मुझे दिखाइए, इसके वाउचर तो मुझे दिखाइए। अगर मैनेजमेंट ये चीजें दिखा देती है तो इसका मतलब क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही है। और अगर मैनेजमेंट कहे नहीं सर हमने तो ये रिकॉर्ड नहीं रखा हुआ, हम तो ज़बानी कलामी एंट्री डालते रहे, तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे। ठीक है, तो ऑडिट करने के दौरान में इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि मैनेजमेंट अपनी ड्यूटीज जो है स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी वो पूरी कर रही है कि नहीं कर रही। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? ओके, यहाँ तक सर। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जब ये सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट जब होता है ना, उसमें हमारे लिए एक एक लफ्ज बहुत अहम होता है। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होगा प्रोबेबली, ठीक है। तो ये जो पहले 2-3 हफ्ते ना, इसमें बेसिक्स डेवलप होती हैं आपकी। इसमें एक एक लफ्ज आपके लिए समझना जरूरी है। कहीं पे एक लफ्ज में भी आपको कंफ्यूजन है ना, आपने पूछना जरूर है, ठीक है। यहाँ पे अगर गड़बड़ रहेगी ना तो आगे चल के मुश्किल हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे अगर हमें कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो आगे चल के इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो इसलिए शुरू में नॉर्मली हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होती है क्योंकि कंसेप्ट्स बिल्ड हो रहे होते हैं, ठीक है। तकरीबन 2.5-3 हफ्ते के बाद जाके फिर हम ट्रैक पे चलते हैं। तो कंफर्म है एक एक लफ्ज आपको समझ आ गया? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करें जी। हमने एडवांटेजेस ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज में, एडवांटेज ऑफ ऑडिट में एक एडवांटेज ये पढ़ा था कि ऑडिटर वीकनेसेस या डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई करता है इंटरनल कंट्रोल में।
इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये अहम कंसेप्ट है और आगे चल के इसने यूज होना है फ्रीक्वेंटली। आपने सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था तो ये कंसेप्ट आईटी में पढ़ा था कि कोई भी आईटी सिस्टम होता है ना, उसके 3 फेजेस होते हैं, एक इनपुट, एक प्रोसेसिंग और एक आउट। शाबाश, पढ़ा हुआ है आपने भी। हाँ, इस सिस्टम को हम अकाउंटिंग सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आईटी नहीं, अकाउंटिंग सिस्टम पे भी, ठीक है, कि अकाउंटिंग में भी इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, आउटपुट। अच्छा, अकाउंटिंग सिस्टम की आउटपुट पता है आपको क्या होती है? शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैं F/S लिख लूं तो चलेगा? लेकिन आपने ये एब्रीविएशन यूज नहीं करनी, हत्तुल इम्कान आपने अवॉइड करना है एब्रीविएशन यूज करने को, पूरी बात लिखनी है। मैं टाइम बचाने के लिए सम टाइम एब्रीविएशन यूज कर लूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा बताइए, अगर ये आउटपुट है तो इनपुट क्या होगा? ट्रांजैक्शन एंट्रीज। कौन कौन सी एंट्री? सेल्स की, परचेज की, एक्सपेंस। शाबाश, बिल्कुल, ये है ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन। और प्रोसेसिंग मतलब वो सिस्टम जिससे गुजर के ये ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी प्रोसेसिंग स्टेज, इंटरनल कंट्रोल। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या हुआ? ऐसा सिस्टम, ऐसे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जिससे गुजर के ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट होती हैं, जिससे गुजर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं, उसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसको थोड़ा मजीद इलेबोरेट करते हैं। जिस तरह ऑडिटर का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना कि वो ठीक है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताना ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक। जैसे आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ICAP का पेपर पास करना, ठीक है, आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ICAP का पेपर पास करना, और इसके लिए आप अपनी एफर्ट्स को इनपुट करते हैं तैयारी करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आउटपुट को अचीव करने के लिए सिर्फ इनपुट ही रेलिवेंट है, आपकी एफर्ट्स ही रेलिवेंट नहीं, और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस या एग्जाम में पास होने को इफेक्ट करते हैं। जैसे टीचर, ठीक है, आपको टीचर सही तरीके से पढ़ा रहा, समझा रहा है कि नहीं, टेस्टिंग सिस्टम, शाबाश, वीकली टेस्ट हो रहे हैं कि नहीं, चेक हो कि आपको फीडबैक मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है, और आपकी अपनी प्रैक्टिस, और आपके फ्रेंड्स, हॉस्टल में आपको एक स्पोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। ये सारी चीजें भी आप एग्री करते हैं कि इफेक्ट करती हैं आपकी परफॉर्मेंस को, ये आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अगर तो कोई स्टूडेंट डेली बेसिस पे क्लास अटेंड कर रहा है, घर जाके 2 घंटे पढ़ता है, और टीचर ने सिलेबस कंप्लीट करवाया सारा, टेस्ट भी वो अटेम्प्ट करता है, हॉस्टल में भी उसको या घर में उसको एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिलता है, तो इसका मतलब है ये ऐसे सिस्टम में तैयारी कर रहा है जो कि बड़ा अच्छा सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। आप खुद बताइए कि अगर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उसके पास होने का चांस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, शाबाश। और अगर यही सिस्टम वीक हो, ठीक है, फर्ज कीजिए टीचर ने सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया, केस स्टडी की प्रैक्टिस नहीं करवाई, स्टूडेंट ने घर जाके डेली बेसिस पे नहीं पढ़ा, टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए, ठीक है, दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए निकल गए, तो ऐसे स्टूडेंट का जो सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? वीक है, शाबाश। अब इसके पास होने का चांस ज्यादा है कि कम है? कम हो गया। तो क्या आप एग्री करते हैं कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम हमारे आउटपुट को इफेक्ट करता है? अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा होगा
तो आउटपुट भी अच्छी होगी, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बुरा होगा तो आउटपुट भी बैड होगा। एग्जैक्टली इसी तरह यही कंसेप्ट कंपनी के केस में भी अप्लाई होता है। कंपनी का भी एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसे फर्ज कीजिए अगर कोई सेल्स की ट्रांजैक्शन है ना, तो ऐसा नहीं होता, आपको तो सिर्फ ये सिखाया जाता है ना, डेटर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट। प्रैक्टिकली बहुत से डिसीजन करने होते हैं, बहुत से स्टेप्स, बहुत से प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं एक ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे प्रैक्टिकली सबसे पहले ये देखा जाता है कि क्रेडिट सेल करनी है, ये बंदा जिसको क्रेडिट सेल कर रहे हैं इस काबिल भी है कि नहीं कि उधार माल इसको दिया जाए। ये तो नहीं कि उधार लेके भाग जाएगा, या ये इसकी पोजीशन 1 लाख रुपए तक अदा करने की है और ये हमसे 10 लाख का माल उधार लेके जा रहा है। ये देखा जाता है, क्रेडिट की अप्रूवल होना जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि जो चीजें सेल की गई हैं वो जो कंपनी की ऑथोराइज रेट लिस्ट है उसके ऊपर चीजें सेल की गई हो। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शन जो इनवॉइस बनती है उसको एक दूसरा बंदा रीचेक करे कि कहीं ये गलत तो नहीं हो गई। फिर उसके बाद जितनी आज के दिन की जितनी भी, जैसे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं एक दिन में उनकी हजारों की सेल ट्रांजैक्शन होती है, तो जितनी भी सेल्स इनवॉइसेस बनी है सारी की सारी रिकॉर्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई 2, 4, 8, 10 स्किप हो जाए। तो ये सारी चीजें इंश्योर की जाती हैं। ये सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जिनसे गुजर के सेल्स की ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होती है। अगर तो ये सारे पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो किया जा रहा है तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है? स्ट्रांग है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिस स्टेटमेंट का चांस कम होगा। शाबाश। और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट का चांस। अच्छा देखिए, मैं कह रहा हूं चांस ज्यादा होगा, मैं ये नहीं कह रहा मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। रिस्क ज्यादा होगा। फिर से सुन लीजिए, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम होगा। मिस स्टेटमेंट नहीं कह रहा, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कह रहा हूं, दोनों में फर्क है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट डेली बेसिस पे पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, टेस्ट वगैरह भी दे रहा है, तो उसका एग्जाम में पास होने का चांस ज्यादा है, कंफर्म नहीं है कि वो पास हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है बाज कभी कभार ऐसा भी होता है, कभी कभार कि पढ़ने वाला स्टूडेंट भी उसका पेपर सही नहीं होता, फेल हो जाता है, या ऐसा स्टूडेंट जिसने ज्यादा नहीं पढ़ा हुआ वो भी बाज़ औक़ात पास हो जाता है। तो कभी कभार ऐसा एक्सेप्शनल केसेस में हो जाता है, लेकिन नॉर्मली आप खुद बताएं क्या ऐसे होता है कि जो स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सिस्टम में तैयारी करेगा वो पास होने का चांस उसका ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए मिस स्टेटमेंट में और रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में फर्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो मिस स्टेटमेंट कम होंगी, मैं कह रहा हूं रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम होगा, ठीक है। चांस कम मे भी हो जाए फिर भी। और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए यहां पे अब आगे मजीद डिस्कशन को लेके चलते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा मुझे ये बताइए, ऑडिटर की का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं, ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करते हैं कि नहीं। इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा मुझे बताइए, क्या आपके घर वाले इस चीज में इंटरेस्टेड हैं कि आपने कौन से स्टैंडर्ड की कितनी प्रैक्टिस की, कौन से चैप्टर की कितनी केस स्टडीज की, किस वक्त पढ़ते थे, आपने कहां से किस टीचर से क्लासेस पढ़ी हैं? आपके घर वालों को इससे कंसर्न, किस चीज से कंसर्न है? रिजल्ट्स है, आउटकम क्या है आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से। उसी तरह मुझे बताइए जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए अहम चीज क्या है? पूरे साल के बाद कंपनी का जो रिजल्ट है वो कहां पे होगा? फाइनेंस। उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से गर्ज है या के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से, या के दोनों से? सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हालांकि ऑडिटर ने जो रिपोर्ट देनी है ना उसमें गौर से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताता है वो ठीक है कि नहीं। अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में ऑडिटर कभी नहीं बताता ठीक है कि नहीं। क्यों?
क्योंकि शेयर होल्डर इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। हालांकि ऑडिटर की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है। तो मुझे बताइए, क्या ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को फिर इग्नोर कर देना चाहिए कंप्लीटली? नहीं, क्यों? ये तो फिर उसका टाइम जाया नहीं होगा। हाँ, हालांकि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि वो ठीक है कि नहीं, लेकिन वो बाकी के एलिमेंट्स को भी इग्नोर नहीं करता, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करता है। किस लिए? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रहा है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम होगा और वो इसको वेरीफाई करने के लिए कम प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। जैसे आपका जो सब्जेक्ट इजी होता है उसके ऊपर आप कम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जैसे अकाउंटिंग है, और जो सब्जेक्ट आपका मुश्किल होता है उसके ऊपर ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, जैसे ऑडिट। शाबाश, समझ गए ना? उसी तरह अब देखें, क्या ऑडिटर को दुनिया की हर कंपनी का ऑडिट करते हुए एक जैसे प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए कि हर कंपनी का ऑडिट करते हुए डायरेक्ट जंप लगा के डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पहुंच जाए? कि पहले उसे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसके प्रोसीजर को इंडायरेक्टली इफेक्ट करता है। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम और उसके ऑडिट प्रोसीजर भी कम, रिस्क कम है। और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो रिस्क इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज्यादा और उसके ऑडिट प्रोसीजर भी ज्यादा हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जब अच्छा, इससे आप एग्री करते हैं ना? हालांकि हमने असल काम हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना और ओपिनियन देना है, रिपोर्ट देना है, लेकिन हम एज ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को भी अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, जब हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का जायजा लेंगे ना तो दो पॉसिबिलिटीज है। या तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होगा या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग होगा। परफेक्ट कभी भी नहीं होगा, या वीक होगा या स्ट्रांग होगा, परफेक्ट कभी भी नहीं होगा। ठीक है, क्यों? इसके ऊपर डिस्कशन बाद में मैंने करना है, इसको भी साइड पे रखते हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होना तो इसे हम ऑडिट की लैंग्वेज में कहते हैं देयर आर वीकनेसेस इन इंटरनल कंट्रोल, या कहते हैं देयर आर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, या डेविएशंस इन इंटरनल कंट्रोल। जब इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम्स हो तो हम क्या कहते हैं? देयर आर वीकनेसेस या डेफिशिएंसीज या डेविएशंस इन इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, अगर वीकनेसेस हैं, अच्छा अब देखिए यहां पे मैं आपके साथ कुछ इंटरनल कंट्रोल की एग्जांपल्स भी शेयर करना चाह रहा हूं। जैसे सेल्स के एरिया में जो 2-3 इंटरनल कंट्रोल होते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए कि क्रेडिट सेल करने से पहले अप्रूवल होनी चाहिए, उस बंदे को चेकिंग होनी चाहिए, करना क्या नहीं। सेल इनवाइसेस को कोई दूसरा बंदा रीचेक कर ले, चीज़ें सही भिजवा रही है कि नहीं भिजवाई जा रही, इनको भी रीचेक कर लिया जाए। पेरोल समझते हैं क्या होता है? सैलरीज को पे करने से पहले सीएफओ या हायर मैनेजमेंट का कोई बंदा कैलकुलेशन को रीचेक कर ले, कहीं इसमें फेक एम्प्लॉइज तो ऐड नहीं किए गए, कहीं इसमें गलत किस्म का ओवर टाइम तो ऐड नहीं कर दिया गया, कहीं कैलकुलेशन करते हुए सैलरी को बढ़ा तो नहीं दिया गया, या टैक्स की कैलकुलेशन कम तो नहीं कर दी गई। ये चीज़ें चेक करनी चाहिए। परचेज, ये इंटरनल कंट्रोल है। परचेजेस के केस में देखना चाहिए कि जिस सप्लायर से चीज़ें खरीदी जा रही है कोटेशंस कॉल की गई है। ये तो नहीं कि किसी फेवरेट पार्टी से ही हाई रेट पे परचेज मैनेजर चीज़ें खरीद रहा है और उसे किकबैक कमीशन मिल रहा है। जब चीज़ें रिसीव हों तो चेक कर लेना चाहिए उनकी क्वालिटी क्वांटिटी जो हमने ऑर्डर किया था उसके मुताबिक है। इन्वेंट्री के एरिया में भी कंट्रोल्स हो सकते हैं कि हमें इन्वेंट्री जिस जगह पे हो वहाँ पे लॉक लगा के रखना चाहिए, कहीं चोरी ना हो जाए। सीसीटीवी कैमरा लगा के रखना चाहिए।
हर मंथ एंड पे इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट करना चाहिए, उसे बुक बैलेंस के साथ कंपेयर करना चाहिए, कहीं कोई चोरी तो नहीं हो रही। ये सारे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। अच्छा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको नजर नहीं आएंगे ये चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ये चीजें नजर नहीं आती। क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि इनका ताल्लुक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं है डायरेक्ट ताल्लुक, इनका ताल्लुक कंपनी के सिस्टम से है, पॉलिसी एंड प्रोसीजर से है। तो ये चीजें हैं जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कहलाते हैं। अब आप खुद बताइए, एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, आपने उससे पूछा, आपके सीनियर ने आपसे कहा, अच्छा जब प्रैक्टिकली ऑडिट होता है ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ही वक्त में सारी की सारी वेरीफाई नहीं होते, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हर एरिया अलग-अलग वेरीफाई होता है। एरिया हम कहते हैं प्रैक्टिकली लाइन आइटम को, जैसे सेल अलग एरिया है, परचेज अलग एरिया, सैलरीज एक्सपेंसेस अलग एरिया, रिपेयर एक्सपेंस अलग एरिया। तो जब हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो 5-6 लोगों की टीम होती है, तो जो हमारा सीनियर होता है वो हर टीम मेंबर को एरिया एलोकेट कर देता है, भाई तुमने सेल्स को, डेटर्स को और सैलरीज को वेरीफाई करना है, तुमने फिक्स एसेट्स को, क्रेडिटर को, परचेजेस को वेरीफाई करना है, आपने बाकी के एक्सपेंसेस को, आपने बाकी की लाइबिलिटीज को, आपने बाकी के एसेट्स को वेरीफाई करना है। इस तरीके से एलोकेशन होती है। हर टीम मेंबर एक एक एरिया वेरीफाई करता है। जब सारे एरियाज वेरीफाई हो जाते हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हिस्सों में डिवाइड करके पार्ट्स में वेरीफाई की जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक ही झटके में सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेरीफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता। जब सारे पार्ट्स वेरीफाई हो जाए, ऑडिट कंप्लीट हो गया। तो आपके सीनियर ने आपको एरिया दिया बैंक का, आपने पहली ऑप्शन क्लाइंट से जाके पूछा, क्लाइंट ए, उससे जाके पूछा, हाँ भाई बीआरएस बनाते हो? उसने कहा सर हर महीने बनाते हैं। दूसरे क्लाइंट से पूछा, बीआरएस बनाते हो? उसने कहा नहीं। बताइए किसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है? जो बनाता है हर महीने बीआरएस, क्योंकि उसमें जो डिफरेंस बैंक बैलेंस में और कैश में आ रहा होगा वो हर महीने एडजस्ट हो रहा होगा। और दूसरे में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, इसमें गलतियों का चांस ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई डिफरेंस आया तो वो रिकनसाइल नहीं हो रहा टाइमली बेस पे। लेकिन याद रखें, मैं कह रहा हूं इसमें रिस्क ज्यादा है दूसरे वाले में। ये नहीं कह रहा कि कंफर्म में मिस स्टेटमेंट होगी, क्योंकि हो सकता है कोई फर्क ना आए इत्तेफाक से। ठीक है, तो ये फर्क समझ रहे हैं। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग क्या है, वीक क्या है, ये बात समझ आ गई आपको? चले, अब ये एग्जांपल आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने मजीद आएगी जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे चलेगा। वीकनेसेस होती हैं, वीकनेसेस हैं। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, हमारा रिस्क क्या होगा, और प्रोसीजर भी कम। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, रिस्क ज्यादा होगा, प्रोसीजर भी ज्यादा होगा। अच्छा बताइए, ये अगर हमें क्लाइंट के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई वीकनेस नजर आए, हमें बताना चाहिए किसी को? किसको? के शेयर होल्डर को, मैनेजमेंट को। शेयर होल्डर को तो इससे गर्ज ही नहीं, मैनेजमेंट को बताना चाहिए। शाबाश। तो ये कम्युनिकेट किया जाता है मैनेजमेंट को। बताइए ज़बानी कलामी बेहतर है कि रिटर्न फॉर्म में बेहतर? तो जिस रिटर्न लेटर के जरिए से ये कम्युनिकेशन की जाती है उसे कहते हैं मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेस। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट लेटर या लेटर ऑफ वीकनेस। भाई इसको मैनेजमेंट लेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मैनेजमेंट को दिया जाता है। भाई इसको लेटर ऑफ वीकनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस है। अच्छा आप मुझे बताइए, अब हम आ गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रहे होंगे तो क्या पॉसिबल है जिस तरह इंटरनल कंट्रोल का हमने जायजा लिया हमें उसमें कुछ वीकनेसेस नजर आ गई, क्या उसी तरह मुमकिन है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जायजा ले रहे हों तो हमें उसमें कुछ मिस स्टेटमेंट नजर आ जाए? मिस स्टेटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है। तो इंटरनल कंट्रोल में अगर गड़बड़ हो से क्या कहते हैं? वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ हो से क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, जिस तरह इंटरनल कंट्रोल की मैंने आपको कुछ 2-4 एग्जांपल्स दी कि थोड़ा बहुत कंसेप्ट आ जाए, बैठ जाए, बाकी आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी तरह मिस स्टेटमेंट की भी कुछ एग्जांपल्स हैं। आप मुझे कोई एरिया बताइए किस एरिया में मिस स्टेटमेंट के एग्जांपल? सेल्स में।
सेल्स में मिस स्टेटमेंट ये हो सकती है कि अभी सेल की ही नहीं, रिकॉर्ड कर ली है, ठीक है, ओवर से फेक इनवाइसेस के जरिए से। और एरिया बताइए, डेटर में मिस स्टेटमेंट ये हो सकती है कि बैडेड हो गए, रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है। अगर बैडेड हो गए, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए, तो उसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो गई, जल गई, एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। हमारा एक क्लाइंट था, लिस्टेड कंपनी, उसकी कोई 50 समझ लीजिए उसके वेयर हाउस थे, तो 50 वेयर हाउस थे। तो हम ऑडिट में ना, हमारा एक रूल होता है, हम सैंपल बेस पे काम करते हैं, हम सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, बड़ी है, ठीक है। तो वो क्लाइंट है, वैसे बहुत बड़ा था, उसमें सैंपल बेस पे काम करने की वजह से एक वेयर हाउस ऐसा था जिसमें पिछले साल हम रिकॉर्ड वेरीफाई नहीं कर सके। अगले साल जब उसको सेलेक्ट किया और गए, वहाँ पे देखा 200 मिलियन की इन्वेंट्री जली पड़ी हुई थी। और हमने कहा भाई ये इन्वेंट्री तुम्हारी जल गई है, अब इसमें बिकना तो नहीं है। तो काउंटिंग ये कहती है इसे राइट डाउन करो एनआरवी पे, तो आपने इसे किया ही नहीं हुआ। तो मुझे बताइए इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि उनमें मिस स्टेटमेंट है? मिस स्टेटमेंट है। ये इंटरनल कंट्रोल वीकनेस तो नहीं है ना, ये मिस स्टेटमेंट है। मिस स्टेट का मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एडजस्टमेंट होनी चाहिए और आपने नहीं की, ठीक है। अच्छा बताइए, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर मैनेजमेंट इसे करेक्ट ना करे तो हमें किसी को बताना चाहिए? किसको बताना चाहिए? शेयर होल्डर। कंपेयर कर रहे हैं, वीकनेस इंटरनल कंट्रोल किसको बताई थी? मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल किसको बता रहे हैं? शेयर होल्डर। अच्छा कैसे बताएं, ज़बानी कलामी बेहतर है कि रिटन फॉर्म में? हाँ जी, और इसको क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। शाबाश, जो कि डेफिनेटली मॉडिफाइड होगी इस केस में, जो एग्जांपल मैंने दिया। भाई समझ आया फर्क? अच्छा अब आप बाकी जो मर्जी कंसेप्ट गलत कर लें, एक काम आपने नहीं करना, कभी लिखते हुए आपने ये नहीं कहना वीकनेसेस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट, और कभी ये भी नहीं कहना मिस स्टेटमेंट इन इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कंसेप्ट, जिसका कंसेप्ट वीक होगा वो ये आगे पीछे करेगा अल्फाज को। भाई बात समझ आ रही है ना? चलिए, ये था हमारा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये क्लियर हो गया। यहाँ तक कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, पहले मैनेजमेंट को कहते हैं हम कि वो ठीक करना चाहे वो कर ले, ठीक। अगर वो ठीक कर ले तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। नहीं, वो मैंने ये कहा था कि अगर मैनेजमेंट ठीक ना करे तो, अगर मैनेजमेंट ठीक ना करे तो फिर मैंने कहा था, ठीक है। तो फिर ये मिस स्टेटमेंट है, शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट कर। अगर वो ठीक कर दे तो फिर इसका मतलब है वो मिस स्टेटमेंट ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। पहले मैनेजमेंट को रिकमेंड करना चाहिए कि सर इसको ठीक कर लें, ठीक है जी। आपका क्या क्वेश्चन? मैनेजमेंट लेटर, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन। देना जरूरी है ऑडिटर के? नहीं, लेकिन मैनेजमेंट लेटर देने से हमारा भी फायदा है। अगली दफा मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेती है, शाबाश, स्ट्रॉन्ग कर लेती है, और हमारा रिस्क कम हो जाता है, और अगली दफा हमारे प्रोसीजर भी कम हो जाते हैं। तो इसलिए लाजमी तो नहीं है, लेकिन हम नॉर्मली प्रैक्टिस यह है कि दे दिया करते हैं। जी बिल्कुल। और हाँ जी, हाँ जी, जी बिल्कुल। लेकिन जो इनका क्वेश्चन यह है कि सर ऑडिट रिपोर्ट भी तो पहले मैनेजमेंट को देते हैं, लेकिन असल में वो होती है शेयर होल्डर के लिए, उसका एड्रेस ही होता है शेयर होल्डर। मैनेजमेंट को तो, मैनेजमेंट इसमें डाकिया का काम अदा करती है कि हमारी रिपोर्ट उन्होंने उधर पहुंचा दी। जी जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद वो चेक करते हैं कि इनमें कोई मिस्टेक्स हैं, तब उनको वीकनेस स्ट्रेंथ की पता चलती है। तो आप उससे पहले उनको लेटर कैसे लिखेंगे? ऑडिटर सर ऑर्गेनाइजेशन जाके ही पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखेगा? नहीं, ऑडिटर ऐसे नहीं होता। अच्छा मुझे बताइए, क्या इनका ये कह रहे हैं कि सर ऑडिटर जाते ही पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा ना? नहीं, ऑडिटर किसी भी क्लाइंट पे जब हम जाते हैं ना तो डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जंप नहीं लगाते। ये गलत अप्रोच है, हमारे स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है आपने ऐसा नहीं करना।
आप मुझे बताइए, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जाते ही आपकी सर्जरी शुरू कर देता, ऑपरेशन करना शुरू, कि पहले स्कैन करता है पूरा आपका सिस्टम, बॉडी सिस्टम सारा स्कैन करता है ताकि पता चले उसे कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस नेचर की प्रॉब्लम है। जिस जगह पे जिस नेचर की प्रॉब्लम होगी वो उस लिहाज से प्रोसीजर डिसाइड करेगा। ये ना छोटा मोटा मसला हो और वो ऑपरेशन कर दे। उसी तरह हम भी जो प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल्स हैं ना, किसी क्लाइंट पे जाते हैं, फौरन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना नहीं शुरू कर देते, पहले पूरे उनके बिजनेस को स्कैन करते हैं, देखते हैं किस किस एरिया में प्रॉब्लम है, कितनी स्वेयर प्रॉब्लम है। जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हो वहाँ पे ज़्यादा प्रोसीजर, जहाँ पे प्रॉब्लम कम हो वहाँ पे कम प्रोसीजर। ठीक है जी, मैंने यही एक्सप्लेन किया। हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, लेकिन हम पहले इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं, इसका जायजा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है, इससे हमें पता चलेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क कितना है, और उससे फिर हम अपने प्रोसीजर डिसाइड करेंगे। जिस जगह पे रिस्क ज्यादा है वहां पे ज्यादा प्रोसीजर, जिस जगह पे रिस्क कम है कम प्रोसीजर। चलिए, यहाँ पे हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जी जी, जब ऑडिटर जो है वो मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करता है, उसने मैनेजमेंट को दिया है उसको चेंज करने के लिए, मिसस्टेटमेंट्स ठीक करने के लिए, और सर उसने जब मिसस्टेटमेंट्स ठीक कर लिए मैनेजमेंट में, तो वो दोबारा ऑडिटर को देगा अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वेरीफाई के लिए। हाँ जी बिल्कुल। जब इनका क्वेश्चन ये है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मिस स्टेटमेंट निकल आई, ऑडिटर ने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की, उन्होंने करेक्ट कर ली, उसके बाद मैनेजमेंट दोबारा ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं करेक्टेड वाली, इसका जवाब है यस। प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। मैनेजमेंट दोबारा एडजस्टमेंट करके नया प्रिंट निकालती है और हमारे सामने रखती है, हम फिर उसके ऊपर फर्दर चेकिंग आगे चलते हैं। उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, फिर जो फाइनल ड्राफ्ट होता है ना, फाइनल वर्जन, उसके साथ ऑडिट रिपोर्ट जाती है। ऑडिट रिपोर्ट मैनेजमेंट को दिखाई जाती है, ना सिर्फ दिखाई जाती है, उनके हवाले की, अभी तो पहले बताया है। हाँ जी, फाइनल वाली बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल 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 जी जी। अगर मैनेजमेंट अपनी वीकनेस ठीक नहीं करती, तो फिर वो शेयर होल्डर को बता सकता है? अगर मैनेजमेंट वीकनेस इंटरनल कंट्रोल को ठीक नहीं करती, क्या ऑडिटर शेयर होल्डर को बता सकता है? नहीं बताते, क्योंकि उनसे कंसर्न ही नहीं है उनका। शेयर होल्डर कहते हैं सर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसर्न है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से कंसर्न नहीं है। ठीक है, तो नॉर्मली नहीं बताया जाता। अच्छा, एक चीज़ और मुझे जहन में आ गई, मैं आपको जो भी आंसर दे रहा हूँ ना, आपके सिलेबस और कैफ लेवल के अंदर रहते हुए आंसर दे रहा हूँ, वरना एक क्वेश्चन के अंदर और कई शाखें निकलती है। मैं चाहूँ तो डिस्कशन को मज़ीद एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन वो आपके लेवल पे रेलिवेंट नहीं है। बाज़ औक़ात किसी चीज़ की एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे एक एक्सेप्शन है जिसमें हम शेयर होल्डर्स को बता सकते हैं, लेकिन वो कैफ लेवल पे नहीं है। तो जो चीज़ हमारे सिलेबस में नहीं आई कि आपने टेस्ट नहीं करनी, उसके ऊपर मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। हमारा रूल होता है, बल्कि आपके साथ शेयर कर दूँ, एक कंसेप्ट है अंडर ऑडिटिंग, एक है ओवर ऑडिटिंग। अंडर ऑडिटिंग क्या होता है? ज़रूरत से जितने प्रोसीजर उससे कम प्रोसीजर परफॉर्म किए। और ओवर ऑडिटिंग कौन सी चीज़ होनी चाहिए, कौन सी नहीं? दोनों ही नहीं होनी चाहिए। तो मैं ना तो अंडर ऑडिटिंग करूँगा ना ओवर ऑडिटिंग। अंडर ऑडिटिंग का मतलब क्या है? कोई एक कंसेप्ट भी कम नहीं पढ़ाना। और ओवर ऑडिटिंग का मतलब क्या है? एक कंसेप्ट भी ज़्यादा नहीं पढ़ा। हर चीज़ सिलेबस के मुताबिक कैलकुलेटेड, टाइम कैलकुलेटेड, वही मैंने आपको बताना है। तो मैं भी आप किसी के पास जाके कहें प्रैक्टिस के बंदे के साथ सर ने ये बताया था, वो कोई आपको सर ने तो आपको गलत ऑडिट पढ़ाते रहे हैं। प्रैक्टिस में तो इस तरह होता है। ठीक है, तो याद रखें, वो भी ठीक है, लेकिन मैं भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सिलेबस को सामने रख के आपको कंसेप्ट सिखाना है। ठीक है, वरना तो ये 200 घंटे पे चला जाएगा ऑडिट, फिर भी खत्म ना हो। यहाँ तक क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एश्योरेंस एंगेजमेंट। मुझे ये बताइए, कल हमने 3 पार्ट पढ़ा था, 3 पार्टी, उसमें क्या था? पहली पार्टी ऊपर शेयर होल्डर, शेयर होल्डर्स थे, शेयर होल्डर्स के नीचे डायरेक्टर और फिर ऑडिटर। अच्छा, मुझे बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास जानी चाहिए कि पहले ऑडिटर के पास, ऑडिटर चेक करे
और फिर अच्छा, अगर फाइनेंशियल, पहली सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्ट शेयर होल्डर के पास गई, दूसरी सिचुएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर से होके गुजर के फिर शेयर होल्डर्स के पास गई। शेयर होल्डर्स किस केस में ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा श्योर होंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है? जब वो ऑडिटर से गुजर के आएंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्रेडिबिलिटी ऐड कर रहा है? ऑडिटर के काम से शेयर होल्डर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में श्योर हो रहे हैं, ज्यादा श्योर हो रहे हैं कि वो ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ऑडिटर ने शेयर होल्डर्स को श्योरिटी प्रोवाइड की कि फाइनेंशियल में ठीक है? तो इसका मतलब है अगर श्योरिटी प्रोवाइड की तो ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर है। अच्छा, अगर ऑडिटर एश्योरेंस प्रोवाइडर है तो फिर ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट है। तो एश्योरेंस एंगेजमेंट अगर आप मेरे से पूछे ना सर पहले कंसेप्चुअली बताइए एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, तो मैं कहा ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट है हर वो एंगेजमेंट जिसमें कोई ना कोई एश्योरेंस प्रोवाइड की जा रही है, वो एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ठीक है, एश्योरेंस एंगेजमेंट है। यानी हर वो एंगेजमेंट जिसमें किसी ना किसी चीज की वेरिफिकेशन की जा रही है, वो एश्योरेंस एंगेजमेंट है। ये तो हो गया कंसेप्चुअल मीनिंग कि एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ऐसी एंगेजमेंट जिसमें ऑडिटर कोई ना कोई एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। किनको? शेयर होल्डर्स को। ये तो कंसेप्चुअल। अगर आप कहें नहीं सर अब हमें टेक्निकल डेफिनेशन बताएं जो एग्जाम में पूछेगा और हमने छापनी है और हमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो जो मार्क्स, एक होता है कंसेप्ट, एक होता है टेक्निकली किताबों में क्या लिखा है। समझने समझाने के लिए कंसेप्ट होता है, लेकिन एग्जाम में लिखने के लिए टेक्निकल कंसेप्ट जो कि नोट्स लिखे हुए हैं, जो आपको रिटन फॉर्म में मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। आपने कभी ये देखा कि मैं जो क्लास में बोलता हूँ सम टाइम वो अल्फाज थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन जो नोट्स हैं उसमें अल्फाज जो है थोड़े से फ़र्क होते हैं। तो एग्ज़ाम में आपने कौन से अल्फाज लिखने होते हैं? जो क्लास में आपने सुने हैं वो अल्फाज लिखने होते हैं या जो किताब पे लिखे हुए हैं? ये याद रखिएगा, वरना जो स्टूडेंट घर जाके पढ़ते नहीं है ना, जब टेस्ट होता है तो क्लास में जो एग्जाम्पल्स दी जाती हैं ना वो लिख देते हैं। उनसे पूछा जाए हाँ भाई एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? जिसमें एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, बस। हालांकि एग्जामिनर कंसेप्ट चाहे ठीक है, लेकिन मार्क्स इसके नहीं मिलेंगे। मार्क्स किसके मिलेंगे? जब आप वो डेफिनेशन लिखेंगे जो किताबों में लिखी है। किताबों में क्या लिखी है? अच्छा, एश्योरेंस कंसेप्ट क्लियर हो गया ना पहले। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी, ऐसी एंगेजमेंट जिसमें ऑडिटर कोई ना कोई एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा होता है शेयर होल्डर्स को। स्टैंडर्ड लिखते हैं इसको, कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन एन एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर ऑब्टेन एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट सूटेबल क्राइटेरिया एंड एक्सप्रेसेस हिज कंक्लूजन टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूजर अदर देन रिस्पांसिबल पार्टी। आप सोच रहे होंगे सर रट्टा लगा के आए हमें इंप्रेस करने के लिए। ये सुनाने का मकसद ये था कि अगर मैं याद कर सकता हूं ना इसको, तो आप भी याद कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम स्टूडेंट हैं। कहें आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं और उससे पूछें कि बच्चों की लर्निंग पावर ज़्यादा होती है कि बड़ों की? बच्चों की लर्निंग पावर ज़्यादा होती है, ठीक है? आपको आपकी ज़िंदगी में वो टेंशनें नहीं है जो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़िंदगी में टेंशन है। इसीलिए आप ज़्यादा बेहतर तरीके से याद कर सकते हैं और आपने याद करना है, ठीक है? मकसद सिर्फ ये था आपको समझाना कि आप भी याद कर सकते हैं और आप और मैं याद करवाऊंगा आपको, मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको थोड़ा इजी होके पढ़ते हैं। एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट in which a practitioner obtains evidence about evaluation of a subject matter against suitable criteria and expresses his conclusion to enhance the confidence of intended users other than responsible party। समझ अभी भी नहीं आया होगा, लेकिन कुछ टर्म्स के साथ फेमिलियर हो गए होंगे।
इससे हमें कुछ इतना कुछ समझ आ रहा है कि एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब है ऐसी एंगेजमेंट जिसमें कोई ना कोई प्रैक्टिशनर होता है, वो कोई एविडेंस हासिल करता है, और इवैल्यूएशन का मतलब होता है वेरिफिकेशन करना, चेक करना, वैल्यूएशन करना। वो वेरिफिकेशन कर रहा है किसकी? किसी सब्जेक्ट मैटर की। किसके साथ? सूटेबल क्राइटेरिया के साथ। और फिर कंक्लूजन दे रहा है, किस लिए? ताकि कॉन्फिडेंस इनहैंस हो जाए। किसका? इंटेंडेड यूजर्स का, अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अच्छा, इसमें ना जेनेरिक टर्म यूज की गई हैं, एक खास मकसद को सामने रख के स्टैंडर्ड जेनेरिक टर्म यूज की गई हैं। वरना अगर मैं आपसे कहूँ ना कि प्रैक्टिशनर का मतलब है ऑडिटर, और इंटेंडेड यूजर्स का मतलब है शेयर होल्डर, और रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब है मैनेजमेंट, तो आप आसानी से समझ। सब्जेक्ट मैटर का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सूटेबल क्राइटेरिया का मतलब IFRS, तो आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। लेकिन याद रखिए इंश्योरेंस एंगेजमेंट में जेनेरिक टर्म यूज की गई हैं, इसका एक खास पर्पज था, वो मैं नहीं आपके साथ शेयर कर रहा, लेकिन आपने इन्हीं टर्म्स को चेंज नहीं करना, इंश्योरेंस एंगेजमेंट के इन्हीं टर्म्स को याद करना। अब ये डेफिनेशन मुश्किल है, इसके करते हैं हिस्से, और हर हिस्से को अलग-अलग समझते हैं, फिर वापस इस डेफिनेशन पे आएंगे। तो समझने समझाने के लिए इंश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन के 5 हिस्से किए जाते हैं। कितने हिस्से? इन्हें कहते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंगेजमेंट। पहला एलिमेंट क्या है? 3 पार्टी रिलेशनशिप, दूसरा सब्जेक्ट मैटर, तीसरा सूटेबल क्राइटेरिया, चौथा तीसरा, ठीक है। ये सारे एलिमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको इस डेफिनेशन में मिलेंगे, मौजूद है। लेकिन पहले इनको समझते हैं। बताइए, क्या इंश्योरेंस एंगेजमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं? कौन कौन से? शेयर होल्डर, ऑडिटर, मैनेजमेंट, ठीक है, ये 3 पार्टीज हैं। अच्छा, इसमें यूजर कौन है? शेयर, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज करके डिसीजन करने हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? उसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्यों कहा? क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और प्रैक्टिशनर कौन है? ऑडिटर, प्रोफेशनल है ना प्रैक्टिशनर। फिर इसके बाद आगे चलें। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? वो चीज जिसको वेरीफाई किया जा रहा है। हाँ जी, हमारे कैफ के सिलेबस की हद तक वो हमेशा एक ही चीज है, फाइनेंशियल। लेकिन याद रखिए, हम सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, और भी बहुत सी चीजों को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जा रहा। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या? वो इंफॉर्मेशन जिसको मैनेजमेंट प्रिपेयर करेगी और ऑडिटर वेरीफाई करेगा, और हमारे सिलेबस की हद तक वो हमेशा क्या होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब्जेक्ट मैटर है। सूटेबल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के जो रूल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्राइटेरिया। सूटेबल क्राइटेरिया नहीं, उसे क्या कहते हैं? क्राइटेरिया। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का एक रूल्स है, एक फ्रेमवर्क है IFRS, पढ़े मैंने आप? क्या आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के अलावा और भी डिफरेंट फ्रेमवर्क, डिफरेंट रूल को सामने रख के प्रिपेयर हो सकते हैं? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, शाबाश, इनकम टैक्स टैक्स बेसिस के मुताबिक आप IFRS के मुताबिक भी प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपको पता है टैक्स के रूल्स को भी सामने रख के प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। टैक्सेबल प्रॉफिट, रूल्स फर्क होते हैं। अब देखें, प्रॉफिट IFRS में भी कैलकुलेट हो रहा है, प्रॉफिट उधर भी कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन रूल्स फर्क है, ठीक है। तो क्राइटेरिया का मतलब है एक से ज्यादा है। एक और भी क्राइटेरिया, कैश बेसिस अकाउंटिंग, जिसको हम आपके लेवल पे टोटली डिस्करेज करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे आपको पता चलेगा कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कैश बेसिस अकाउंटिंग भी यूज होती है, उसके मुताबिक भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया क्राइटेरिया, रूल्स, फ्रेमवर्क जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी। अब मुझे बताइए, हमारे सामने बहुत से क्राइटेरिया है, आंखें बंद करके कोई सा भी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लूं कि सूटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए। यानी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में FBR को भिजवा रहा हूं, सूटेबल क्राइटेरिया बताएं क्या होगा? टैक्स बेसिस, शाबाश। और अगर मैं स्टॉक एक्सचेंज में शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल IFRS, ठीक है। क्राइटेरिया हो और क्राइटेरिया सूटेबल हो। इसके आगे
फर्दर डिस्कशन। क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर चलते हैं एविडेंस। एविडेंस क्या है? वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे हम ये इस कंक्लूजन देते हैं, इस नतीजे पे पहुंचते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं। जैसे एक जज होता है ना, वो किसी केस का जब फैसला देता है तो फैसला बाद में देता है, पहले क्या कहता है? तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। मुझे भाई पहले उसके पास एविडेंस होता है ना, वो इंफॉर्मेशन होती है। उसी तरह एज प्रोफेशनल मुझे बताइए, हमने भी जब ये देखना है फाइनेंशियल, बताना है दुनिया को फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि इनमें गड़बड़ है, तो बताइए सीएफओ की शक्ल देख के ये डिसाइड कर लें कि एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए। तो बताइए रेंट एक्सपेंस को अगर आप वेरीफाई कर रहे हैं, इसका एविडेंस क्या होगा जिससे आपको पता चल जाएगा रेंट एक्सपेंस ठीक है कि गलत? रेंट एग्रीमेंट, लैंडलॉर्ड के शाबाश। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, इसका एविडेंस क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बिल। सैलरीज एक्सपेंस को वेरीफाई कर रहे हैं, पेरोल शीट, शाबाश, आपको तो लगता है ऑडिट सीख के आए हैं। अच्छा, सेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, एविडेंस का सेल इनवॉइसेस, शाबाश। परचेज को वेरीफाई कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन, व्हीकल्स को वेरीफाई कर रहे हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट, शाबाश शाबाश, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे वो क्लाइंट के नाम पे आगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये है एविडेंस। याद रखिए हर एविडेंस जो है ना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एरिया पे एविडेंस कलेक्ट करते हैं और एविडेंस एरिया टू एरिया वेरी करता है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का एविडेंस चेक लेने के लिए हमें कुछ और काम करना पड़ेगा, इन्वेंट्री को चेक करने के लिए हमें कोई और काम करना पड़ेगा, ठीक है। बैंक का एविडेंस बताइए, बैंक स्टेटमेंट, शाबाश। इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट कर लें, शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो एविडेंस पता चल गया क्या है? वो इंफॉर्मेशन जिसकी बेस पे हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे। और पांचवा एलिमेंट क्या है? यानी अगर एविडेंस की बेस पे हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, तो यूजर को बताना है ना, ज़बानी कलामी के रिटन फॉर्म में, इसलिए उसने कहा रिटन और कहा रिपोर्ट। ये जो रिपोर्ट होती है ना, ये एक पूरा पेज है, इसके अंदर बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। जो रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम इंफॉर्मेशन क्या होती है भला? ये रिपोर्ट, इसके अंदर बहुत से पैराग्राफ होते हैं। सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा आता है भला? हमारा ओपिनियन, हमारा कंक्लूजन। ये एश्योरेंस रिपोर्ट ऐसे ही है जैसे आई कैप का रिजल्ट कार्ड। जब उसको देखते हैं ना आप, उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। नाम होता है, आपका एड्रेस होता है, नीचे किसी के सिग्नेचर होते हैं, डेट भी होती है, ठीक है, हाँ, इक्का दुक्का और चीज़ है। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या होती है? रिजल्ट, पास है कि फेल। ये कंक्लूजन, ये ओपिनियन। उसी तरह याद रखिए, लफ्ज़ रिपोर्ट में और लफ्ज़ ओपिनियन या कंक्लूजन में फ़र्क है। रिपोर्ट एक पूरा पेज स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में या लॉ ने दी हुई है, पूरा पेज, उसे रिपोर्ट कहते हैं। और कंक्लूजन या ओपिनियन क्या है? उसके अंदर एक पैराग्राफ, उसके अंदर और भी पैराग्राफ होते हैं ऊपर नीचे, उस पर डेट भी होती है, किसी का सिग्नेचर भी होते हैं, एड्रेस भी होता है। लेकिन सबसे अहम चीज़ क्या होती है? ओपिनियन या कंक्लूजन, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या गड़बड़ है। रिपोर्ट समझ आ गई? ये पांचों एलिमेंट अगर पूरे हों तो हम कहते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट, और अगर एक ही एलिमेंट कम हो, नॉन एश्योरेंस एंगेजमेंट हो जाएगी। अब वापस आए दोबारा डेफिनेशन पे। कहता है एश्योरेंस एंगेजमेंट मींस एन एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट का मतलब ऐसी एंगेजमेंट इन विच ए प्रैक्टिशनर, जिसमें एक प्रैक्टिशनर है, वो क्या करता है? एविडेंस अबाउट वैल्यूएशन, वेरीफाई करता है। किसको वेरीफाई कर रहा है? सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कि वो किसके मुताबिक बने हैं कि नहीं, सूटेबल क्राइटेरिया IFRS के मुताबिक बने हैं कि नहीं। और फिर वो ओपिनियन देता है, रिपोर्ट देता है। किसको रिपोर्ट देता है? रिटर्न में किसको? यूजर्स को, शेयर होल्डर को, ताकि उनका कॉन्फिडेंस इनहेंस हो जाए। अदर देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, अदर देन मैनेजमेंट। क्यों मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस इनहेंस क्यों नहीं होता? वो खुद बनाई है, उनका ऑलरेडी इनहेंस्ड होता है। अब क्या इनहेंस करना, हमारा तो हमें तो पहले ही पता था, हमने सही काम किया।
ये तो जिनको शक था उनको जाके बताएं ना। तो अब बताइए डेफिनेशन क्लियर हुई सारे, एलिमेंट्स भी क्लियर हो गए। चलिए अब करते हैं थोड़ा पास्ट पेपर्स के एक दो क्वेश्चन डिस्कस हैं, क्योंकि जब तक एग्जाम लेवल के क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया आपको कैसे पता चलेगा मैं हवाई बातें पढ़ा गया हूँ आपको या कुछ काम की बात सिखाई, आप एग्जाम में जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बुक्स ये जो नोट्स हैं इसको क्लोज कर दीजिए, ये पास कीजिएगा 1 मिनट के लिए जी। अब कुछ क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर ले जो कि आज के लेक्चर से रिलेट कर रहे हैं, जो कुछ हमने आज के लेक्चर में सीखा है उससे। पहला क्वेश्चन जी, लिस्ट डाउन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन। पहली चीज बेसिक एलिमेंट कह रहा है, हाँ तो वो सारे बेसिक कह ले इंपॉर्टेंट कह ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे ही बेसिक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा मुझे बताइए सिर्फ हमने लिस्ट उनका नाम लिख देना कि एक्सप्लेनेशन भी लिखने, कैसे पता चला? और मार्क्स से भी अंदाजा हो गया 2 नंबर है, तो प्रोबेबली रफ से अगर हम मार्किंग स्कीम लगाए ना तो एक एलिमेंट को लिखने का उसने आधा नंबर दिया होगा। अच्छा मुझे बताइए एक एलिमेंट का आधा नंबर तो मैं 4 एलिमेंट लिख के बस कर दूं कि 5वां भी लिख दूं? याद रखें एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिख देना बेहतर है, एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना बेहतर है। बताइए अगर 4 की बजाय 5 लिख दें, आपका जो पेपर चेक करने वाला है वो फर्स्ट 4 चेक करेगा एलिमेंट के बेस्ट 4 चेक करेगा? बेस्ट 4 चेक करेगा। नहीं ओवर ऑडिटिंग, ये प्रूडेंस कंसेप्ट है, ओवर ऑडिटिंग नहीं है। प्रूडेंस एक आधा गलत हो जाए वो, और ऐसे होता है वो दूसरा चेक कर लेता है, फेवर देता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ एन एश्योरेंस एंगेजमेंट। ये कोई लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये 2020 में। हाँ सर, अच्छा 4 नंबर के साथ 4 कहा है, 4 ही लिखें कि अगर हमारे पास टाइम हो तो एक आधा एक्स्ट्रा भी लिख दे, एक्स्ट्रा भी लिख, सिर्फ लिस्ट के एक्सप्लेनेशन भी एक्सप्लेन लिखा हुआ है उसने, इससे भी अंदाजा हो गया और मार्क्स से भी। वो सिर्फ हेडिंग देने के 4 नंबर थोड़ी दे देगा, 4 अल्फाज लिख दे। क्लियर? बस ये एक ही कंसेप्ट किया आज हमने, तो ये 2 क्वेश्चन थे। अभी ठहर जाएं, अब क्विज नहीं, ऑनलाइन क्विज नहीं होना। हाँ जी, तो उसके लिए क्या बताया था आपको, क्या चीज होनी चाहिए? मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन। बिल्कुल मोबाइल निकालिए और अपना इंटरनेट कनेक्शन जो है ओके करें, वाईफाई दोस्त से मांग ले उधार जी। 1 मिनट के लिए पास कीजिएगा जी। अब आपने करना, देखें फर्स्ट टाइम चूंकि ये पहली एक्टिविटी है हमारी, पहली दफ़ा क्लास में करने, इसलिए मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आइंदा सिर्फ टू दी पॉइंट बताऊँगा आपको। सबसे पहले मोबाइल पे जाए, एक्सप्लोरर ओपन करें। अच्छा ये आप मोबाइल पे भी प्ले कर इसको खेल सकते हैं और कंप्यूटर या लैपटॉप पे भी, लेकिन चूंकि क्लास में आपके पास सिर्फ मोबाइल होगा इसलिए मोबाइल पे जाइए एक्सप्लोरर पे, और साइट है www.menti.com, MENTI, menti.com पे जाइए, MENTI, menti.com। अच्छा ऊपर लिखा हुआ था ज्वाइन ए प्रेजेंटेशन, क्लिक कर दिया, menti.com पे पहुंच गए। आपको एक डब्बा नजर आ रहा होगा, उसके अंदर लिखा है प्लीज एंटर द कोड, तो कोड लिखे। कौन सा कोड? वो ऊपर लिखा है 23947368, 23947368। सबमिट का बटन दबा दें। हाँ तो ये आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा हाउ टू प्ले का। अब देखिए, नहीं एज इट इज ऐसे नहीं आएगा, डिस्प्ले ऐसे नहीं आएगा, मैटर वही लिखा आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे, यही। हाँ तो इसमें लाइक का बटन भी आ रहा होगा, दबाएंगे वो देखें लाइक आना शुरू हो गया। चलिए आगे चलते हैं। इस क्विज में 10 क्वेश्चन है, कभी कम होंगे कभी ज्यादा, हो सकता है 6 हो जाए, हो सकता है कभी 15 भी हो जाए। इसमें आपके सामने ये बेसिकली एमसीक्यू टाइप, एमसीक्यू स्टाइल में क्विज है। हमारे ऑडिट के पेपर में एमसीक्यूज आते नहीं है, लेकिन कंसेप्ट टेस्ट करने के लिए एमसीक्यू स्टाइल में आपके साथ मैं रख रहा हूं इस क्विज को। इसमें दो चीजों के आपको नंबर मिलेंगे, एक आंसर सही देने के और दूसरा आंसर जल्दी देने के। इसमें 2 स्किल्स आपकी डेवलप होती हैं कंसेप्ट के साथ साथ, एक रीडिंग स्पीड और दूसरा एनालिटिकल स्किल्स।
ये भी जब 10-12 दफ़ा आप क्विज अटेम्प्ट करेंगे ना, उसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी रीडिंग स्पीड पे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा, आपके माइंड की एनालिटिकल स्किल्स पे फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। कोई जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपके पास 5 सेकंड होंगे उसको रीड करने के लिए। 5 सेकंड के बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगी, आपने उस ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जब सारी क्लास वोट कर लेगी, क्लिक कर देगी, तो आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है कि रॉन्ग। अच्छा, एक फीडबैक आपके मोबाइल पे आएगा, एक फीडबैक सामने स्क्रीन पे भी आएगा। आपके मोबाइल पे फीडबैक सिर्फ आपका है, जबकि स्क्रीन पे जो फीडबैक आएगा वो पूरी क्लास का है। क्योंकि मुझे इससे गर्ज नहीं है कि इनका ठीक हुआ कि गलत, इनका ठीक हुआ कि गलत, मुझे इस चीज़ से गर्ज है कौन सा कंसेप्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने गलत बताया। मैं कल फिर यहाँ अगले किसी लेक्चर में उसको रिवाइज करूँगा, और जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको प्राइज मिलेगा 50 रुपये हर एक को। ठीक है, हाँ जी। इसमें अगर आपका कोई नाम पूछे ना, तो आपने किसी जगह पे नाम भी पूछता है वो, आपने अपना राइज आईडी लिख देना, और नहीं पता तो अपना नाम लिख दें, वो भी नहीं पता साथ वाले से पूछ लें क्या लिखना। जी, यहाँ पे टोटल 63 स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, जल्दी से कर लें सारे। इंटरनेट में अच्छा, दरमियान में अगर किसी जगह पे आपका इंटरनेट डाउन हो जाए, कभी कभार मेरा भी डाउन हो जाए, तो आपने परेशान नहीं होना। एक आधा अगर MCQ स्किप हो जाए आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर मेरा एक सवाल गलत हो गया, अब मेरा पहली पोजीशन तो आनी नहीं है, मैं नहीं खेल रहा। नहीं, ऐसे नहीं करना। मकसद हमारा प्राइज लेना नहीं, बल्कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। तो चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करें जी। चलिए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नहीं, बोलना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन क्लिक करने, बोलना नहीं है। If auditor identifies weakness in internal control, अगर ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस आइडेंटिफाई करता है, उसे किसको कम्युनिकेट करना चाहिए? भाई किसको करना चाहिए? शाबाश, हाँ जी, मैनेजमेंट को करना चाहिए, शेयर होल्डर को नहीं। शाबाश, तकरीबन सब ने ठीक जवाब दिया, गुड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 2। नहीं, 20 सेकंड के बाद मैं बोला करूंगा ताकि जिन्होंने क्लिक करना करना। पढ़ाया ही नहीं, पेपर के बाद भी ऐसे स्टूडेंट आते होते हैं। Which of the following is not a correct response if fighter identifies weakness in internal control? देखे, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है, अपना रिस्क ऑफ मिसस्टेटमेंट इंक्रीज करता है, प्रोसीजर भी इंक्रीज करता है, तो ये सारे करेक्ट है। हमने कौन सा बताना था? तो कौन सा है? मॉडिफाइड रिपोर्ट इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की बेस पे नहीं इशू की जाती, मिस स्टेटमेंट की बेस पे इशू की जाती है। तो भाई पढ़ाया नहीं तो ये इतने स्टूडेंट्स ने ठीक कैसे कर दिया? तो कोई बात नहीं, अब मैंने समझा तो दिया ना। रिपोर्ट मॉडिफाई होती है मिस स्टेटमेंट की। ऑडिट रिपोर्ट में मिस स्टेटमेंट बताई जाती हैं, वीकनेस इंटरनल कंट्रोल नहीं बताई जाती। ठीक है, तो ये काम नहीं करना। अगला प्रश्न 15 रुपए के लिए, ये रहा। Which of the following statement is correct? भाई ठहर जाए, डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट
करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। लेटर ऑफ वीकनेस इशू टू शेयर होल्डर, गलत, मैनेजमेंट को इशू किया जाता है। मिस स्टेटमेंट्स करेक्टेड बाय मैनेजमेंट आर मेंशन्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, कितनी दफा समझाया है, जो करेक्टेड मिस स्टेटमेंट होती हैं वो उनका जिक्र नहीं किया जाता ऑडिट रिपोर्ट में। ऑडिटर शुड नॉट वेस्ट टाइम ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, गलत, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर को ऑब्टेन करनी चाहिए, कोई बात नहीं। इफ इंटरनल कंट्रोल इज स्ट्रॉन्ग ऑडिटर परफॉर्म लेस प्रोसीजर्स, हाँ ये स्टेटमेंट ठीक है, अगर कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो ऑडिटर कम प्रोसीजर परफॉर्म करता है। आगे चलें। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा शायद आपके लिए, इसमें जजमेंट अप्लाई होगी। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। हाँ आपको पता है, हाँ जिनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है, एक तो ये तुक्का है ना, तुक्का लगाना हो, ठीक है, लेकिन वैसे ये सारी मिस स्टेटमेंट है। सिर्फ पेमेंट्स अगर विदाउट ऑथोराइजेशन की जाए ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है, वरना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी गड़बड़ होती है वो मिस स्टेटमेंट होती है। चलो आगे, नेक्स्ट। जी ये रहा क्वेश्चन। जी अब की बार बता दें इसमें से कौन सी मिस स्टेटमेंट है। जी तो बिल्कुल सी, अब C8 इन्वेंट्री को अगर कॉस्ट पे लिखे ये मिस स्टेटमेंट है, उसे NRV भी होना चाहिए। बाकी के जितने भी, हालांकि कंट्रोल का मैंने डिटेल में आपको कंसेप्ट नहीं दिया, लेकिन आपको अंदाजा हो गया बाकी की सारी सिस्टम में गड़बड़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है भाई, जल्दी करते हैं, मुझे खुद एहसास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये तो बहुत आसान है। कंप्यूटर की भाई फोन ना फ्रेंड कर लें साथ में, आधे पैसे मैं लूंगा फिर। जी इनमें से कौन सा एलिमेंट एश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है? ऑडिटर्स कंक्लूजन। रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट एलिमेंट है, ऑडिटर का कंक्लूजन एलिमेंट नहीं है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी। शाबाश, समझ, कंसेप्ट समझ गए आप। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी इसमें बिल्कुल इजी था, रेंट एज पर एग्रीमेंट। जाहिर है वो रेंट के एरिया के लिए एग्रीमेंट रेलिवेंट एविडेंस होगा, ठीक है, पेरोल के लिए नहीं। तो इसमें जो हमने देखना था नॉट रेलिवेंट, तो चेकिंग रेंट ये पेरोल के लिए रेलिवेंट नहीं है, रेंट एक्सपेंस के लिए रेलिवेंट है। ये चेकिंग डेट एम्प्लॉय नहीं देखना चाहिए कहीं गोस्ट एम्प्लॉय तो नहीं है। ये भी भाई चेक कर, भाई आप अगर सैलरीज को वेरीफाई कर रहे हैं, ये देखेंगे कि नहीं कि एम्प्लॉइज जेन्युइन है कि नहीं। गोस्ट एम्प्लॉइज सबसे बड़ा फ्रॉड यही होता है कि गोस्ट एम्प्लॉइज को पेमेंट जारी होती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8।
इनमें से कौन सा रेलिवेंट एविडेंस नहीं है फिक्स एसेट के लिए? डी, इन्वेंट्री सप्लायर से आ रही है कि नहीं, वो तो इन्वेंट्री के लिए रेलिवेंट होगा ना, फिक्स एसेट के लिए तो नहीं है। शाबाश। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पाकिस्तान में शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाई जा रही है। सूटेबल क्राइटेरिया क्या है? ए, IFRS। अच्छा, अगर FBR के लिए बनाई जा रही होती फिर टैक्स बेसिस होता। शाबाश। चलिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही बताया। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन भाई, क्लास का टाइम खत्म हो गया, जल्दी से कर लें इसको। नॉट ए पार्टी इन एश्योरेंस एंगेजमेंट। अच्छा, अगर अभी भी कोई गलत कर दे फिर दो स्टूडेंट अभी भी है ये तजर्बा है। चलिए, अच्छा आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन दिखानी है एविडेंस के तौर पे कि आप क्या कौन सा नंबर है। जो टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे अपना नंबर नजर आ रहा होगा कि कौन सा नंबर है? सेकंड। भाई जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करें। हाँ दिखाएं। 15574 155 आपका 15574 फर्स्ट प्राइज। सेकंड 15926 15926। थर्ड 15480 थर्ड। शाबाश। फोर्थ मौजम हसन मौजम फोर्थ। शाबाश। और फिफ्थ 12114। ये स्क्रीन एविडेंस देख लें भाई, ये ना छठे नंबर में। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।